Today we are going to see textbook question number 7, not for profit concern. So on your screen one question, receipt and payment as on 31st March 2019. अगेन आज हम क्वेश्चन नंबर 7 में एक कंप्लीट एनपीओ का प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अलावा बैलेंस शीट भी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने लेते हो तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपके रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंटेंट रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, वो आपको सबसे पहले कट करना है। तो देखिए, मुझे सबसे पहले रिसिप्ट में जो सबसे शुरुआत में दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 5000, ये ओपनिंग बैलेंस है। और आपको पता है अकाउंट्स में ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। इसलिए सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। ओके, इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर। हमेशा ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। वॉट एवर गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर, वो आपको पहले कट करना है। आफ्टर दैट आपको पेमेंट साइड में जो भी कंटेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मतलब कोई असेट है, तो उनके सामने आपको सिंपली ए लिखना है या असेट लिखना है। ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पेमेंट साइड में देखूं तो मुझे सबसे पहला असेट दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। चलो स्टार्टिंग से ऊपर से देखते हैं। सैलरी आपका एक्सपेंडिचर हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंडिचर हो गया, सनरी एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस, रेंट आपको पता है जब आप कोई ऑफिस यूज़ करते हो आप रेंट पे करते हो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस। बट इन्वेस्टमेंट आपका असेट हो गया। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंसेस है, पोस्टेज आपका एक्सपेंसेस है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट असेट हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था, ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों भी आपका असेट है। सो इस तरह हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया कि पेमेंट साइड में जो भी आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, असेट्स दिख रहा है, उसे आपको टिक मार्क करना है। क्योंकि या उसे टिक मार्क करना है मीन्स उसके सामने आपको ए मार्क करना है या असेट लिखना है। अब इसके अलावा जो भी रिमेनिंग कंटेंट है वो सब एक्सपेंसेस होने की वजह से जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब वो सब कंटेंट हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इसके बाद का आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए कि आपको 1 बाय 1 एडजस्टमेंट रीड करना है और वो एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड है उस पे आपको टिक मार्क करना है। जैसे मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50। तो मैं जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, देखो ये करंट ईयर का ही एडजस्टमेंट है, बिकॉज ईयर इज़ नॉट मेंशन। और मैं इसमें से करंट ईयर कौन सा कैसे समझूंगा कि ये जो 2018-19 है या 19-20 है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा मेरा करंट ईयर है। देखिए प्रॉब्लम के ऊपर लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट एज ऑन 31 मार्च 19। सो 2019 में आपका 31 मार्च का क्लोजिंग डेट दिया है। इसका मतलब मेरा ये जो 2018-19 है ये करंट ईयर है और 19-20 हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होने की वजह से मैं 2018-19 के सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क करता हूँ। आफ्टर दैट माई सेकेंड एडजस्टमेंट इज़ अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो मैं सैलरी को टिक मार्क करूँगा। थर्ड एडजस्टमेंट इज़ अबाउट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लेकिन आप देखोगे ऊपर रिसिप्ट और पेमेंट में तो किधर भी बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं है, बट आपके एडजस्टमेंट में ही है बिल्डिंग और फर्नीचर। और वो भी देखो
वो आपको दिया है द असेट्स एज ऑन 1/4/2018, मतलब ये भी आपका पिछले साल का जो क्लोजिंग है उससे उठाया हुआ ये साल का ओपनिंग है। तो चलो हम उधर टिक मार्क कर लेते हैं बिल्डिंग और फर्नीचर को, सो दैट जब हम इनका पोस्टिंग करेंगे, एसेट है उनका पोस्टिंग तो एसेट में करना ही पड़ेगा, तब हम उस पर एडजस्टमेंट पास कर देंगे। After that, my next adjustment is related to 50% entrance fees, so I will tick mark on entrance fees. My sixth adjustment is about interest on investment at 5% और वो भी 6 मंथ का है, सो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट को। अब ये लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड एज ऑन कैपिटल फंड 70,000 एज ऑन 1/4/2018। तो कैपिटल तो आपको पता है लाइबिलिटी में आता है। अब अगेन इधर एक क्वेश्चन रेज होगा कि ये एडजस्टमेंट है तो इसका 2 इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखो कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में आने के बावजूद उसका एक ही एंट्री होता है, बिकॉज ये भी रूल ज़रा 2 मिनट में समझ लो। देखो बीके का ये नॉर्मल रूल है, वॉट एवर गिवन इन फाइनल अकाउंट का बता रहा हूँ मैं आपको, वॉट एवर गिवन इन ट्रायल बैलेंस उसका एक एंट्री होता है, एंड वॉट एवर गिवन इन एडजस्टमेंट उसका 2 एंट्री होता है, 2 बार पोस्टिंग करना पड़ता है। सेम रूल इधर भी अप्लाई होता है, वॉट एवर गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट उसका हम एक एंट्री करेंगे, एंड वॉट एवर गिवन इन एडजस्टमेंट उसका हम 2 एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आपके एडजस्टमेंट में जो कंटेंट है वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो फिर हम उस एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट नहीं, एक ही इफेक्ट करेंगे। करंट ईयर का है तो हम 2 इफेक्ट करेंगे, लास्ट ईयर का है इसका मतलब इसका ऑलरेडी एक एंट्री लास्ट ईयर में हुआ रहेगा, तो हम सिर्फ एक ही इफेक्ट देंगे। तो ये जो कैपिटल दिख रहा है आपको, कैपिटल फंड, वो एडजस्टमेंट में होने के बावजूद हम उसका एक ही पोस्टिंग करेंगे, बिकॉज इट इज़ opening of this year, it means it is closing of last year, so because it is related to last year हम उसका एक ही एंट्री पास करेंगे। जब वो एंट्री आएगा मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मेरा सब टिक मार्क और जो मेरा बेसिक जो स्टेप्स है जो मुझे करना चाहिए सो दैट मेरा कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, वो स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो गए। अब इसके लिए मुझे बनाना है सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और मैंने आपको सजेस्ट किया है आप हमेशा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो भी प्रॉब्लम है वो रिसिप्ट से चालू करो। तो रिसिप्ट में मुझे सबसे पहले दिख रहा है टू सब्सक्रिप्शन, तो मैं उसका पहले एंट्री कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन देखो, हाँ ये जो रिसिप्ट में जो भी दिया है वो सब आपके लिए इनकम होता है, तो ये पिछले लेक्चर में नहीं बताया मैंने, जो रिसिप्ट में है वो सब इनकम में जाएगा और जो पेमेंट में है अदर देन असेट जो पेमेंट में है वो सब एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसलिए मैं रिसिप्ट का जो सबसे पहला कंटेंट है दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ₹18,000 उसका पहले एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन टिक मार्क होने की वजह से मैं उसे इनकम में इनर कॉलम में लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन 18,000 और उसके नीचे मैं एक लाइन छोड़ दूँगा। आफ्टर दैट 1920 का सब्सक्रिप्शन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन पे करके रखा है, तो फ्यूचर का पैसा आपको किसी ने तो पे करके रखा है तो वो आपकी लायबिलिटी हो गया जब तक वो फ्यूचर नहीं आता। क्योंकि इन बिटवीन अगर वो जो भी बंदा है जिसने ये सब्सक्रिप्शन पे करके रखा है, अगर इन बिटवीन वो बोल दे कि मेरा पैसा अभी वापस दे दो, जब अगला साल आएगा तब मैं दे दूंगा, तो आपको वापस देना पड़ेगा, इसलिए वो आपका लायबिलिटी है जब तक 2019-20 आता नहीं। दैट्स वाई ये लायबिलिटी में जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019-20 410। आफ्टर दैट डोनेशन है बट टिक मार्क नहीं है, तो हम इनकम में लिखेंगे बाय डोनेशन 6,000, बाय रिसिप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट 5,400, बाय इंटरेस्ट 400, लेकिन एंट्रेंस फ़ी को टिक मार्क है, सो बाय एंट्रेंस फ़ी इनर कॉलम 6,200। सो इस तरह मेरा रिसिप्ट का जो भी कंटेंट था उसका सबका मैंने एक एक पोस्टिंग कर दिया। मूविंग टू पेमेंट साइड, फ्रॉम द बिगिनिंग जाते हैं। आज ऐसा नहीं करते कि एसेट और एक्सपेंडिचर अलग, शुरुआत से देखते हैं। जो एक्सपेंडिचर है
एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो असेट्स है ऑब्वियसली वो असेट्स में जाएगा। सबसे पहले सैलरी, लेकिन टिक मार्क है, सो इनर कॉलम। देन अभी इसके बाद का जो एक्सपेंसेस है टिक मार्क नहीं है, सो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटर कॉलम, सनरी एक्सपेंसेस आउटर कॉलम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटर कॉलम, रेंट आउटर कॉलम। बट उसके बाद आगे इन्वेस्टमेंट टिक मार्क भी है और वो असेट है तो असेट में जाएगा, इनर कॉलम क्योंकि टिक मार्क है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है। देन पोस्टेज आपका एक्सपेंडिचर है बट नो टिक मार्क्स, आउटर कॉलम। फिक्स डिपॉजिट आपका असेट है, टिक मार्क नहीं है, असेट में जाएगा लेकिन आउटर कॉलम में क्योंकि टिक मार्क नहीं है। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का टोटल करके एक साथ लिख देंगे कैश 6830। तो इस तरह मेरा जो बेसिक पोस्टिंग था वो भी कंप्लीट हो गया और सब एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने टिक मार्क भी एडजस्टमेंट के हिसाब से डबल इफेक्ट देंगे। सो देखिए बच्चों किस तरह वन बाय वन एडजस्टमेंट रीड करके उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिया जाता है। अगेन एडजस्टमेंट है, रिलेटेड टू करंट ईयर है, हम दो इफेक्ट देंगे। एडजस्टमेंट है, रिलेटेड टू लास्ट ईयर है, हम एक ही इफेक्ट देंगे। हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट आज का थोड़ा समझने वाला एडजस्टमेंट है, तो ज़रा अच्छी तरह ध्यान दे दो। देखो क्या एडजस्टमेंट में बोला है। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 500 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 50 रुपया पे करता है। तो अगर मेरे पास 500 मेंबर है, एक मेंबर 50 रुपया पे करता है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा 500 इंटू 50, तो मुझे पता चलेगा कि इतना सब्सक्रिप्शन मेरे पास जमा होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल ले लो, देखो अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करता है, सो ऑब्वियसली 10 बच्चों का 10,000 फीस मेरे पास जमा होना चाहिए। बस यही कंसेप्ट है। लेकिन अगर 9,000 ही जमा हो गया तो इसका मतलब किसी तो एक स्टूडेंट का 1000 रुपीज़ अभी तक आना बाकी है। बस यही कंसेप्ट आपको इधर समझ लेना है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में 500 मेंबर है और एक मेंबर 50 रुपीज़ पे करता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल सब्सक्रिप्शन जमा होना चाहिए 25,000। चलो देखते हैं। तो आपको समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में दिया है 500 मेंबर इंटू 50, 25,000 जमा होना चाहिए। लेकिन देखिए इनके पास तो सिर्फ 18,000 जमा हुआ है, इसका मतलब और 7,000 आना बाकी है। और बीके में जब भी ये बाकी है वर्ड आता है, या तो जाना बाकी है या तो आना बाकी है, उसे आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। तो ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। अब ये 7,000 किधर से आया? सिंपल 25,000 जमा होना चाहिए, सिर्फ 18,000 ही जमा हुआ। सो 25,000 में से 18,000 मैंने माइनस किया तो मुझे डिफरेंस मिला 7,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इससे पहले वाले 2-3 लेक्चर में मैंने आपको बताया है किसी को तो पैसा देना है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, बट किसी से तो पैसा आना है तो ये हमारे लिए असेट हो गया। इसलिए इसका सेकेंड पोस्टिंग असेट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। सो इस तरह हमारा पहला एडजस्टमेंट ख़त्म होगा। और देखो ये एडजस्टमेंट मैक्सिमम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में पूछा जाता है। मूविंग टू सेकेंड एडजस्टमेंट, हमारा फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपको सैलरी अभी देना बाकी है। देखो इससे पहले पैसा आना बाकी था, तो आना बाकी था वो हमारे लिए एसेट हो गया। तो अभी पैसा जाना मतलब किसी का तो पैसा देना बाकी है। अगेन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस किया जाता है। पहले तो प्लस कर लेता हूँ सैलरी में,
आउटस्टैंडिंग 1200, तो सैलरी हो जाएगा 7200। अब किसी का तो सैलरी देना बाकी है, किसी से तो पैसा आना बाकी है, हमारे लिए एसेट है, बट किसी का तो पैसा देना बाकी है, तो ये हो गया हमारे लिए लाइबिलिटी, हमारा फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। सिंपल, मेरा दो एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। नाउ बिल्डिंग और फर्नीचर का पोस्टिंग अभी तक नहीं किया है, चलो पहले पोस्टिंग कर लेते हैं और फिर थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन जो हम फाइनल अकाउंट में करते थे या एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे वैसे डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। पहले पोस्टिंग करते हैं। बिल्डिंग 50,000 इनर कॉलम और फर्नीचर 15,000 इनर कॉलम। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बोला है 5%, सो 50,000 का 5% 2,500, आउटर में 47,500, और फर्नीचर पे 10% बोला है, सो 15,000 का 10% 1,500, आउटर में 13,500। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, सो सेकेंड एंट्री एक्सपेंडिचर में आएगा टू डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग 2,500 एंड फर्नीचर 1,500, टोटल 4,000। सिंपल एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सब जगह ये पूछा जाता है डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। नाउ मूविंग टू कैपिटलाइज पार्ट। मैंने आपको कल भी बताया इससे पहले वाले लेक्चर में कि कैपिटलाइज का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पैसा संभाल के रखना। देखो इनके पास एंट्रेंस फी आया है 6,200 और इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि एंट्रेंस फी का 50% वो फ्यूचर के लिए संभाल के रखने वाले हैं। तो एंट्रेंस फी में से मैं पहले 50%, 6,200 का 50% मतलब डिवाइड बाय 2, 3,100 माइनस कर लेता हूँ। और कैपिटलाइज मैंने बताया था, कैपिटलाइज का जो भी अमाउंट है वो कैपिटल में प्लस किया जाता है। बट देखिए इस प्रॉब्लम में कैपिटल हमने अभी तक नहीं लिखा है, तो अब देखो लास्ट एडजस्टमेंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट एडजस्टमेंट इज कैपिटल फंड। सो दिस इज द कैपिटल फंड, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। सो बिकॉज ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होने की वजह से इसका मैं एक ही एंट्री करूँगा लाइबिलिटी में, कैपिटल 70,000, और अभी जो मैंने एंट्रेंस फी कैपिटलाइज किया है वो उसके नीचे मैं ऐड करके लिख दूंगा, लेकिन बाहर नहीं लिखूंगा टोटल, बिकॉज इसके बाद मुझे सरप्लस डेफिशिएट का भी एंट्री करना बाकी है। सो ये भी एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नॉट फॉर प्रॉफिट का टेक्स्ट बुक का, तभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये भी हो गया। मूविंग टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट समझ लो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है यही सोच के करता है कि उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिले, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 6 महीने के लिए किया है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया है आपने? आपका इन्वेस्टमेंट है 15,000, 15,000। आराम से समझ लो, 15,000 पे अगर मुझे 10% ब्याज मिलता तो वो 1,500 होता। तो ऑब्वियसली 5% मिलेगा तो उसका आधा हो गया 750। मैं साल का बात कर रहा हूँ कि 15,000 पे अगर मुझे साल का 10% ब्याज मिलता तो वो 1,500 होता। तो 5% हो गया 750, 750 साल का। लेकिन इनको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% मिल रहा है, लेकिन 6 महीने का मिल रहा है। तो 5% अगर मुझे साल का मिलता तो 750 आता, तो 6 महीने का हो गया, उसका और आधा करो, 750 का आधा मैं कर दूंगा तो 375 हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। कैलकुलेशन कैसे करना है सुनो, 15,000 इंटू 5% मतलब इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और आगे वापस मल्टीप्लाई करना है इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। क्यों 6 डिवाइड बाय 12? क्योंकि आपको 6 मंथ का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। और नीचे 12 क्यों? आपको पता है साल में 12 मंथ होते हैं, उसमें से 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो 6 डिवाइड बाय 12। तो ऐसे कैलकुलेशन करो, या मैं तो बोलता हूँ कि ओरल का प्रैक्टिस रखो।
आपको ओरली कैलकुलेशन आना चाहिए। 15,000 का अगर मुझे साल का 10% मिलता तो 1500 होता, साल का 5% मिलता तो 750 होता, साल का 750 हो रहा है 5% से तो 6 महीने का 375, और ये मिल रहा है, मतलब इस पैसे की वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो कल तक जो मेरा इन्वेस्टमेंट 15,000 है वो 375 से बढ़ जाएगा एंड इट बिकम 15,375, और ये मेरे लिए आने वाला पैसा है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। मैं बैंक में अगर पैसा रखूँगा तो मुझे इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्योंकि ये मेरे लिए आने वाला पैसा है तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री इनकम साइड में होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। सो इस तरह जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट की पोस्टिंग थी, एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट थे, सब मेरे ख़त्म हो गए। अब अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर पे ध्यान दूँ तो ऑब्वियसली मुझे इनकम साइड थोड़ा हेवी दिख रहा है, बिकॉज उसमें पहला ही अमाउंट 25,000 है, फिर 6,000 है, फिर 5,000 है। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ आई विल गेट 40,275। आप चाहिए तो कैलसी लेके इसे क्रॉस चेक करके देख सकते हो। सो क्योंकि मेरा इनकम साइड हेवी है तो पहले मैंने इनकम का टोटल किया 40,275। एज पर द रूल ऑफ अकाउंट, when you are going to close your ledger, whichever side is heavier, you write that amount first. That same amount is written to the opposite side. So debit में भी मैं same लिखूँगा 40,275, और इसमें से जब मैं ये ऊपर के टोटल 7,200, 2,480, 1,300, 1,200, 700, 800, 3,200 एंड 4,000 को माइनस करूँगा, अब क्रॉस चेक करके देख लो, यू विल गेट सरप्लस 19,395। देन ये सरप्लस है मतलब प्रॉफिट है, तो ये आपके कैपिटल में जो ऐड एंट्रेंस फी लिखा है उसके नीचे वापस आपको ऐड लिखना है सरप्लस। और अब अगर मैं इस तीनों का टोटल करूँ तो देखो 70 + 3 73 + 982 + 10 92, 92,495 मेरा टोटल आ जाएगा। और अब अगर मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लूँ तो देखो लास्ट में 95 + 10 105 हो गया, तो 05 तो आने वाला लास्ट में, 100 कैरी हो गया, 448 × 10 मतलब 105 मेरा लास्ट में आने वाला है, और 1000 कैरी हो गया। सो 92 + 1000 कैरी 93 + 1 94,105 is the total of my liability side. ना असेट में सिर्फ इतना देख लो कि लास्ट के 3 डिजिट बराबर है बस। अगर 105 टोटल आ रहा है सो नॉट टू वरी, ये 94,105 आ जाएगा। सो लेट्स चेक। लास्ट में देखो, लास्ट के 2 डिजिट में 75 है और 30 है। सो एज यू नो 75 + 30 105। ओके, तो चलो 05 पहले लिख दिया, 100 कैरी हो गया, 100 फिगर में 5 है, फिर 5 है तो 10 हो गया, कैरी 1 11 हो गया, देन 3 13, देन 9 22 एंड 8 दैट इज 30। कम अगेन, देखो 5 5 10 13 एंड 9 22 एंड 8 30 और 1 हमारा कैरी था तो 105 तो लास्ट में आ रहा है। देन 3000 मेरा इधर टोटल कैरी आ रहा था, तो 3000 अगर मैं ऐड करूँ 47 + 350 + 13 63 + 15 78 + 3 81 + 7 it will be 88 and +6 I will get 94,105. So this is the second complete question of not for profit concern. क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया था। आई रिक्वेस्ट यू एंड आई सजेस्ट यू ये 2 प्रॉब्लम रिपीटेडली देखो, और एक प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करूँगा, 3 प्रॉब्लम रिपीटेडली देखो। और अगर आपके सामने
नॉट फॉर प्रॉफिट का इसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो एक बार उसे बिना देखे सॉल्व करने का कोशिश करो, डेफिनेटली वो आपका